गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको समय समायोजित प्रत्याय दर विधियों के बारे में बताऊंगी। टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको परंपरागत विधियां जो कि असमय समायोजित प्रत्याय दर विधियां कहलाती हैं के बारे में बताया था। पुनः भुगतान अवधि विधि और औसत प्रत्याय दर विधि। तो आज इन विधियों की सबसे बड़ी कमी यह है कि इन दोनों विधियों में समय कार्य की उपेक्षा की जाती है और मुद्रा के समय मूल्य का ध्यान नहीं रखा जाता। परियोजना से जो हमें आय प्राप्त होती है, रोकड़ प्रवाह जो के रूप में जो आय प्राप्त होती है रिटर्न्स के रूप में, वो भविष्य में प्राप्त होती है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, इस तरीके से दीर्घकालीन में प्राप्त होती है। तो उनका जो वर्तमान मूल्य होता है वो प्राप्त आय से कम हो सकता है। तो क्योंकि पुनः भुगतान अवधि और औसत प्रत्याय दर विधि में इन सबका ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए हम समय समायोजित प्रत्याय दर विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन विधियों को वर्तमान मूल्य विधियां भी कहते हैं और अपलेखित रोकड़ प्रवाह विधियां भी कहते हैं। क्योंकि भविष्य में प्राप्त होने वाला जो 1 रुपया वर्तमान में प्राप्त होने वाले 1 रुपये से कम मूल्यवान होता है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी परियोजना में भविष्य से प्राप्त होने वाली आय का समायोजन किया जाना चाहिए, अर्थात उनका वर्तमान मूल्य निकालना चाहिए। तत्पश्चात ही परियोजना के चुनाव के बारे में निर्णय लेना चाहिए। तो किसी भी विनियोग की भावी आयों का वर्तमान मूल्य निश्चित ब्याज की दर से ज्ञात किया जाता है और वर्तमान मूल्य विधियों में यह देखा जाता है कि भविष्य में प्राप्त होने वाली निश्चित आय वर्तमान में कितनी राशि के बराबर होगी। क्योंकि भविष्य में समय समय प्राप्त होने वाली प्रत्याय जो कैश इनफ्लोज है की राशि का वर्तमान मूल्य निकालने के लिए इन रोकड़ अंतर्वाह की राशि में कमी अपलेखन किया जाता है, इसलिए इन्हें डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड अपलेखित रोकड़ प्रवाह विधियां भी कहते हैं। इसमें जो प्रमुख विधियां हैं वो इस प्रकार हैं। एक तो शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। दूसरी है लाभदायिता निर्देशांक, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तीसरी जो विधि हम पढ़ेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, आंतरिक प्रत्याय दर। और फोर्थ अपलेखित अदायगी अवधि विधि, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड। और अंतिम मूल्य विधियां शुद्ध निस्तारण मूल्य विधि जिसे बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू मेथड। तो आज हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि। तो समय समायोजित प्रत्याय दर पर आधारित पूंजी व्यय के विश्लेषण के लिए प्रयोग किए जाने वाली विधियों में शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू मेथड में नेट गेन, इसको नेट गेन मेथड भी कहते हैं। इस विधि में हम सबसे पहले जो कैश इनफ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। कैश आउटफ्लो अगर उसी साल में है तो उनकी वैल्यू वही होगी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें 2 साल बाद भी कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है तो उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के हम कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं और उसका डिफरेंस देख लेते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो परियोजना का हम चुनाव करेंगे, अगर नेगेटिव है मतलब शुद्ध वर्तमान मूल्य ऋणात्मक है तो परियोजना को अस्वीकार कर देंगे। और एक से अधिक परियोजनाओं में जिसमें हमारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू अधिकतम होगी उसका हम चुनाव करते हैं। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोस और उसमें से हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा से स्पष्ट करेंगे। अचल कंपनी लिमिटेड का प्रबंध एक परियोजना में 18,000 रुपये विनियोग करता है, तो हमारा कैश आउटफ्लो कितना है, 18,000, जिसमें 5 वर्षों तक आय प्राप्त होती है। 5 वर्ष तक हमें आय प्राप्त होगी परियोजना से कर के पश्चात, परंतु हाथ से पूर्व। इसका मतलब हमें कैश इनफ्लोज गिवन है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, इसका मतलब हमें कैश इनफ्लोज गिवन है। पहले वर्ष में 4,000 है, दूसरे वर्ष में 6,000, तीसरे वर्ष में 8,000 और चौथे वर्ष में 4,000 और पाँचवें में 2,000। तो आप प्रबंध को सलाह दीजिए कि क्या यह परियोजना लागू करने योग्य है। यदि प्रबंध वर्तमान मूल्य की गणना के लिए 10% की दर का सुझाव देता है तो हमें जो कैश इनफ्लोज निकालने हैं वो 10% रेट पर निकालने हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है वो 10% है, उसके आधार पर हमें कैश इनफ्लोज निकालने हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ईयर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, उनमें जो कैश इनफ्लोज हैं वो लिख दिए 4, 6, 8, 10, 4 और 2,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज़ 10% डिस्काउंट रेट पे निकालने हैं। ये हमें जो प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स गिवन होती है उसकी सहायता से हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपये की 1 साल बाद है 0.90, ये टेबल्स हैं, उसके आधार पर हम देखेंगे। 2 साल बाद जो है इनको हम जो बोलते हैं टेबल्स को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 टेबल्स होती हैं जिसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। अदरवाइज फॉर्मूला भी है जिसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। P यहाँ अगर प्रेजेंट वैल्यू जो हमें निकालनी है तो 1 को हम 1/i मीन्स इंटरेस्ट रेट और रेज टू पावर n जितने नंबर ऑफ ईयर्स है उसे हम मल्टीप्लाई करके लॉग टेबल की सहायता से भी निकाल सकते हैं। तो ये प्रेजेंट वैल्यू जो है हमें जो है एक वर्ष बाद जो है वो 9.09 है 10% पे, 2 वर्ष बाद 8.26 है,
3 वर्ष बाद 7.51 है, 4 वर्ष बाद 0.83 है और 5 वर्ष बाद 0.0621। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे कैश इनफ्लो से प्रेजेंट वैल्यू को, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ जाएगी। 4000 को 0.90 से मल्टीप्लाई किया तो 93636 आ गया। 6000 को 8.26 से मल्टीप्लाई किया 0.2826 से तो 4956 आ गया। इसकी सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, टोटल कितना आ गया 18,574। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है। और जो इन्वेस्टमेंट है वो 18,000 है, वो पहले वर्ष में ही कर दी जाती है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 18,000 ही है। तो इसमें से कैश इनफ्लोज में से हमने जो कैश आउटफ्लो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो घटाने पे हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, ये 574। इसका मतलब ये धनात्मक है। इसका मतलब हम जो ये प्रोजेक्ट है इसको हम स्वीकार करेंगे क्योंकि परियोजना जो है वो लागू करने योग्य है, क्योंकि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है, जो हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उससे हमें ज़्यादा प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इस विधि की सबसे बड़ी जो लाभ है वो ये है कि इसमें संपूर्ण परियोजना के संपूर्ण जीवन काल पे प्राप्त होने वाले लाभों पर विचार किया जाता है, जबकि हमें पुनः भुगतान विधि में हम ये नहीं करते हैं। दूसरा, समय कारक का महत्व है। इसमें समय कारक पर ध्यान दिया जाता है और जो हमें दीर्घकालीन निर्णय लेने में सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि हमें जो भी इनकम प्राप्त हो रही है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर हम डिसीजन लेते हैं। अधिकतम कल्याण होता है, जो संस्था की जो लाभों में वृद्धि होती है इस विधि के द्वारा अगर परियोजना को चुनाव किया जाता है। असमान अर्जनों की दशा में भी इस विधि को हम प्रयोग कर सकते हैं और जो सापेक्षिक लाभदायकता की तुलना कर सकते हैं विभिन्न परियोजनाओं की। इसका दोष ये है कि एक तो विधि थोड़ी कठिनाई है, समझने में थोड़ी कठिनाई आती है। पूंजी लागत की जो डिस्काउंट रेट है वो कितनी होनी चाहिए उसके निर्धारण में भी कई बार परेशानी आती है। विभिन्न लागत वाली परियोजनाओं के लिए अनुपयुक्त है। उसके लिए जहाँ पर कैश आउटफ्लो ज़्यादा है परियोजना का, तो वहाँ पर हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लाभदायकता सूचकांक विधि का प्रयोग में लाएंगे। और जीवन काल की गणना करना भी कठिन होता है परियोजना की कितनी है। तो यह विधि, इसलिए हम वर्तमान मूल्य विधि के स्थान के को इस कमी को दूर करने के लिए, अगर विभिन्न परियोजनाओं का जो मूल्य है अगर भिन्न भिन्न है तो वहाँ पर हम वर्तमान मूल्य सूचकांक लाभदायक सूचकांक विधि को प्रयोग में लाते हैं। यह वर्तमान मूल्य विधि की तरह ही है, बस इस विधि में हम क्या करते हैं, परियोजनाओं की उपयोगिता की जांच करने के लिए हम निरपेक्ष मूल्यों के आधार पर करती है, जो पुरानी विधि उचित नहीं है। पर जब इस विधि में हम क्या करेंगे, लाभदायकता सूचकांक ज्ञात करेंगे और उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। तो जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है उसको टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर ये 1 आता है तो इसका मतलब संस्था जो है वो उसमें न्यूट्रल रहेगी, वो परियोजना को चुन भी सकती है और नहीं भी। अगर 1 से ज़्यादा आता है तो परियोजना लाभदायक है, उसको चुनाव किया जाएगा। और 1 से कम होने पर प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया जाता है। और 1 से अधिक अगर परियोजना है तो उसको हम चुनेंगे जिसमें सूचकांक सर्वाधिक होता है। तो एक उदाहरण की सहायता से हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। 2 मशीन है, मशीन X और Y। इसके हमें कैश इनफ्लोज गिवन है। बीना इलेक्ट्रिक लिमिटेड की मशीन खरीदने का विचार करिए। 2 मशीन है X और Y। X की लागत 50,000 है और जो 8% लाभदायकता की तुलना करते समय 8% की अपलेखन दर प्रयोग करनी है, डिस्काउंट रेट, और कर के पश्चात परंतु हाथ से पूर्व अर्जनी इस प्रकार गिवन है। X की 15, 20, 20, 15 और 10 और Y की जो है 10, 25, 20, 20 और 5। तो कौन सी विनियोग अधिक लाभदायक है, और इसमें हमें कंप्यूटर जो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकालना है। तो सबसे पहले मशीन X का हम निकालेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू, मशीन Y की निकालेंगे और फिर उसके प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालेंगे। तो PV फैक्टर 8% पर, ये जो टेबल्स हैं प्रेजेंट वैल्यू टेबल, उसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। 8% पे 1 रुपये की जो प्रेजेंट वैल्यू है 926 है और 857, 794, 735, 4 साल बाद, 5 साल बाद 0.68। ठीक है, मशीन X से कैश इनफ्लोज है 15, 20, 20, 15 और 10, इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। तो PV वैल्यू जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ जाएगी पहले साल में 13,890 X मशीन की, दूसरे साल में 17,140, तीसरे साल में 15,880, चौथे साल में 11,050 और पाँचवें साल में 6,810। इन सबको हम ऐड करेंगे तो 64,745 और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 50,000, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी 14,745। इसी तरह Y की निकालेंगे। Y के कैश इनफ्लो है 10, 25, तीसरे साल में 20, 20 और 5, इनको हमने मल्टीप्लाई किया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, तो आ गया 9,260, 21,425, 15,880, 14,700 और 3,450। टोटल वैल्यू होगी 64,670 और नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी 64,670। तो इसमें अगर हम देखें तो मशीन X की प्रेजेंट वैल्यू अधिक है, शुद्ध वर्तमान मूल्य जो X का अधिक है,
तो इसलिए हम एक्स मशीन को चुनेंगे, अतः ऐसी मशीन अधिक लाभदायक है। इसके हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के आधार पर भी निर्णय, हालांकि इस मशीन में तो क्या है कि जो प्रेजेंट जो कॉस्ट है दोनों मशीन की सेम है, 50,000 और 50,000। अगर अलग होती है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड जो होता है वो ज़्यादा यूजफुल रहता है। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको निकाल के बता सकती हूँ कि बता देती हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकालेंगे। तो एक्स का कैसे निकालेंगे, 64,745 इसका जो कैश इनफ्लोज है और आउटफ्लो कितना है 50,000, तो कितना आ गया 1.2949। इसी तरह वाई का निकाला 64,670 कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू और 50,000 इन्वेस्टमेंट है, कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू जिसे हम कह सकते हैं, ये है 1.2934। तो लाभदायक निर्देशांक के अगर देखें तो एक्स का अधिक है और इसलिए हम एक्स का चुनाव करेंगे। अगर दोनों में मशीन की जो कॉस्ट अलग अलग होती है, सपोज एक्स की 60 होती है और वाई की 50 होती, तो उससे हम डिवाइड करके निकालते और जिस मशीन का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा आता है, एक से ज़्यादा, और कंपेरेटिव दोनों में से जिसका ज़्यादा होता है हम उसको चुनते। ठीक है, तो इस प्रकार थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंटरनल रेट ऑफ मेथड्स और अन्य विधियों का अध्ययन करेंगे।